जय हिंद साथियों, आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के परवानों को याद करते हुए दो लाइनों के साथ में मैं आज आपकी कक्षा का आरंभ करूंगा कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। तो चलिए आज की कक्षा का आरंभ करते हैं अपन। अपने कक्षा 12 के अंदर जो अध्याय 1 चल रहा था, भारत का वैभवपूर्ण अतीत, उसके अपन ने 3 भाग कर लिए थे और आज आपके चौथा भाग है इतिहास के अंदर। अपने देखो क्या चल रहा था, एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं। प्राचीन भारत की जानकारी के स्रोतों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में अपन ने 2 साहित्यिक स्रोतों की चर्चा कर ली थी। कौन कौन से थे? सबसे पहला आया था अपने धार्मिक साहित्य और दूसरा आया था धर्मेतर साहित्य। आज अपन उसी के आगे तीसरे की बात करेंगे, वंशावलियों की। होती क्या है ये वंशावलियां? देखिए, आज अपना नंबर 3 पॉइंट है वंशावलियां। क्या होती है ये वंशावलियां? व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहज कर रखने वाली प्रणाली को अपन क्या कहते हैं? वंशावलियां कहते हैं। देखो, राजा महाराजा या अन्य मुगल बादशाह या अन्य कोई वीर पुरुष है, उनके इतिहास को तो सहज कर रखा जा सकता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के इतिहास को सहज कर रखना बहुत कठिन है। लेखकों का अधिकतर ध्यान राजा महाराजा या अन्य कोई वीर पुरुष उनके ऊपर रहा, लेकिन सामान्य व्यक्तियों के इतिहास को सहज कर कैसे रखा जाता है? वो इन वंशावलियों से रखा जाता है। तो एक बार मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहज कर रखने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? वंशावलियां कहते हैं। अब बात आती है वंशावलियां लिखी कैसे जाती है? तो लेखकों के द्वारा। अब लेखक कौन कौन हो गए? इनके लेखकों के अंदर आते थी कुछ जातियां, रागा, भाट, राव, पुरोहित, जो अपने तीर्थ पुरोहित होते थे, पंडे, चारण, इस प्रकार कुछ जातियों के द्वारा ये कार्य, लेखन का कार्य किया जाता था। तो लिखते किस प्रकार थे? जो ये लेखक होते थे वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के घर पे जाते थे और उसकी ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में सृष्टि की रचना से लेकर उनके पूर्वजों की बात उनको बताते थे। फिर उनसे पूछते थे कि इनके बाद में आपके वंश में कौन आया है, किसका विवाह कहाँ पर हुआ है और किसने क्या कार्य किया है। जो बताई जाती थी उसके आधार पर ही ये अपने जो बही खाते होते हैं उसके अंदर अंकन करते थे। तो इस प्रकार ये चलते थे। तो आइए अपन वापस देखते हैं वंशावलियां क्या होती है। व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहज कर रखने वाली प्रणाली वंशावलियां कहलाती है। सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहज कर रखने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? वंशावलियां कहलाती है। और इनका लेखन किस प्रकार किया जाता है? लेखकों द्वारा घर घर जाकर उसके सृष्टि रचना से लेकर पूर्वजों की ऐतिहासिक
सामाजिक और धार्मिक बातें बताई जाती है तथा उसके वर्तमान वंश के बारे में जानकारी लेकर उसे लिपिबद्ध करता है। बात आ गई समझ में। लेखक के द्वारा क्या करता है, घर घर जाया जाता है और सृष्टि रचना यानी बहुत पहले से लेकर यानी आदिकाल से लेकर भी तुम्हारी जाति का उत्पन्न कहाँ से हुआ, तुम्हारे जो जाति है उसका आदि पुरुष ये था, यानी सृष्टि रचना वहां से हुई थी तुम्हारी, और उसके पूर्वजों के, यानी पूर्वज का मतलब हो गया जिसके बारे में वो जानता है। आदि पुरुष के बारे में सभी व्यक्ति नहीं जानते, लेकिन पूर्वज वो व्यक्ति हो गया जिसके बारे में वो व्यक्ति जानता है कि इतिहास के बारे में तुम वहां से आए हो, तुम्हारी सामाजिक स्थिति ये थी और तुम्हारी धार्मिक बातें बताई जाती है। और उसके बाद में उसके वर्तमान वंश के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारा वर्तमान वंश क्या है, तुम्हारे पुत्र पौत्र ये कौन है, तुम्हारे पुत्र को कहाँ पर विवाहित किया है, ये सारी बातें, किस गोत्र में विवाह हुआ है, कहाँ पर हुआ है, तुम्हारा व्यवसाय क्या है, ये वर्तमान के वंश के बारे में जानकारी लेकर उसे क्या करता है, लिपिबद्ध करता है। ये कौन करता है, लेखक करता है। अब अपन देखते हैं ये लेखकों के अंदर कौन कौन आते थे। तो वंशावलियों के लेखक, अभी अपन ने कुछ वंशावलियों के लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। कौन कौन थे उस समय, बड़वा, जागा, राव, भाट, चारण, तीर्थ पुरोहित, पंडे इत्यादि। लिखो, बड़वा, जागा, राव, भाट, चारण, तीर्थ पुरोहित। सभी पुरोहित ये काम नहीं करते हैं, केवल तीर्थ पुरोहित ये काम करते हैं। पंडे इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जातियां हैं जो वंशावली लिखने का कार्य करती है। चलो एक बार इसको वापस रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले वंशावली किसे कहते हैं, व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से लिखने की प्रणाली और उसको सहज रूप से रखने की प्रणाली वंशावली कहलाती है। एक तो शुद्ध रूप से लिखना और उसे सहज कर रखना, ये दोनों प्रणाली क्या कहलाती है, वंशावली लेखन कहलाती है। किस प्रकार लिखा जाता है, लेखक के द्वारा घर घर जाया जाता है, उसके पूर्वजों यानी आदि पुरुष का मतलब होता है जहां से उस जाति का उत्पन्न हुआ है, वहां से लेकर, ये सृष्टि रचना का मतलब क्या हो गया, यानी उसके आदि पुरुष। सृष्टि रचना का मतलब ये नहीं है आदि मानव से बताते हैं, उसके आदि पुरुष से बताते हैं, यानी तुम्हारी जाति का उद्भव यहां से हुआ है, से लेकर पूर्वज का मतलब होता है जिसकी जानकारी उस व्यक्ति को है। ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक बातें बताता है। पहले तो क्या करता है, ये लेखक उनको बताता है, फिर लेखक उनसे पूछता है तुम्हारे वर्तमान की स्थिति क्या है, वर्तमान तुम्हारे पुत्र पुत्रियां कितनी है, पौत्र पौत्रियां कितनी है, इन सब की जानकारी लेता है, विवाह की जानकारी लेता है और व्यवसायों की जानकारी लेता है और लिपिबद्ध करता है यानी लिखता है। अच्छा, इन लेखकों के अंदर कौन कौन आते हैं, तो लेखकों के अंदर ये जातियां आती है, बड़वा, रागा, राव, भाट, चारण और पुरोहित, तीर्थ आते हैं, पंडे आते हैं इत्यादि, बहुत सारी है, बागोट वगैरह, ये सारी जातियां आती है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। अब इन देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, अगर इस वंशावलियों से अगर प्रश्न बनेगा तो कौन सा बनेगा, कि वंशावलियों की विशेषता बताइए। किसकी विशेषता बताइए, वंशावलियों की विशेषता। एक बार अपन देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। सबसे पहले तो अपने को पूर्वजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। पूर्वजों की जानकारी के साथ साथ में हमारी संस्कृति की भी जानकारी मिलती है, हम कहाँ से उद्भव हुए, हमारी गोत्र की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ सामान्य व्यक्ति के इतिहास का भी लेखन हो जाता है। भाई राजा महाराजा को इतिहास का लेखन तो वो लिख कर करवा देते हैं, स्वर्ण मुद्राएं देकर करवा लेते हैं, लेकिन
सामान्य व्यक्ति के इतिहास का लेखन इन्हीं वंशावलियों के कारण होता है। तो वंशावली के कारण सामान्य व्यक्ति के इतिहास का भी लेखन हो जाता है। साथ ही एक भारत सरकार ने अधिनियम पारित किया हुआ है, भारत साक्ष्य अधिनियम 1872। इस अधिनियम के तहत क्या हो गया, इस अधिनियम के तहत पुरोहित है, कौन से पुरोहित, तीर्थ पुरोहित, तीर्थ पुरोहित के द्वारा लिखित बहियां व वंशावलियां न्यायिक रूप से साक्ष्य के रूप में मान्य होगी। एक बार वापस देखिए क्या कहता है भारत साक्ष्य अधिनियम। भारत साक्ष्य अधिनियम 1872 ये कहता है कि जो तीर्थ पुरोहित है उनके द्वारा लिखित बहियां या जो वंशावलियां होगी ये न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य होगी। तो ये प्रमुख विशेषता हैं, इनको अपन एक एक करके लिखते हैं। वंशावली लेखन की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषताएं तो कानूनी मान्य की कर लेते हैं। पुरोहित, इस पुरोहित के स्थान पर अपन लिख लेते हैं तीर्थ पुरोहित, क्योंकि सभी पुरोहित ये कार्य नहीं करते हैं, केवल तीर्थ पुरोहित कार्य करते हैं। तीर्थ पुरोहित द्वारा लिखित वंशावलियां अथवा बहियां न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य है। ये बात कहाँ पर लिखी हुई है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंदर ये बात आ रखी। अब अपन आगे देखते हैं, पहला तो ये मान्य है, दूसरा हो जाएगा लोक इतिहास का प्रमुख स्रोत। लोक इतिहास का ये क्या है, प्रमुख स्रोत है। तीसरी ये हो जाएगी प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, गोत्र, जाति के इतिहास का लेखन। प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, गोत्र, जाति के इतिहास का लेखन संभव इन वंशावलियों से हुआ है। चौथे नंबर पर अपन ले लेंगे व्यक्ति को अपनी परंपरा, वंश, कुल, गोत्र, इतिहास, संस्कृति, धर्म, कुल परंपरा, कुलाचार इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। व्यक्ति को अपनी परंपरा, वंश, कुल, गोत्र, इतिहास, संस्कृति, धर्म, कुल परंपरा और कुलाचार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक बार वापस देखते हैं इन विशेषताओं को, बहुत इंपॉर्टेंट है 12वीं कक्षा की दृष्टि से। तीर्थ पुरोहित द्वारा लिखित वंशावलियां या बहियां न्यायिक साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकती है। कहाँ पर आ रखा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंदर आ रखा है। लोक इतिहास का प्रमुख स्रोत है। लोक इतिहास का प्रमुख स्रोत का क्या तात्पर्य हो गया, देखो ऐतिहासिक जो अपन बात करते हैं वो राजा महाराजा ही करते हैं,
लेखक थे ज़्यादातर उन्हीं का लेखन करते थे। लेकिन लोक इतिहास को लेखन का कार्य किन्होंने किया? इन वंशावलियों ने किया। प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, गोत्र, जाति के इतिहास का लेखन संभव हो सका है। राजा महाराजा को तो इतिहास का लेखन तो सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, गोत्र, जाति के इतिहास का लेखन कौन करती है? ये वंशावलियां करती है। व्यक्ति को अपनी कुल, परंपरा, मर्यादा, कुलाचार, इन सब बातों का भी पता चलता है। तो ये हो गया अपने भारतीय इतिहास की जानकारी का स्रोत के अंदर पहला जो स्रोत था, साहित्यिक स्रोत पूरा। पहले में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी धार्मिक साहित्यों से, दूसरा धर्मेतर साहित्यों से, और तीसरी ये हो गई वंशावलियां। अब अपन आगे पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। देखो पुरातात्विक स्रोतों के अंदर किन किन को सम्मिलित किया जाता है। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों का अगला भाग है आपके पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। इनके अंदर कौन कौन से आएंगे? पहला आएगा उत्खनन से प्राप्त स्रोत, दूसरे आएंगे अभिलेख, तीसरे नंबर पर आएगी आपकी सिक्के, मनके, मुद्राएं, चौथे नंबर मूर्तियां, या अपन इसे कहेंगे मूर्तिकला, और उसके बाद में अपन बात करेंगे चित्रकला के बारे में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रहेगी, और उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने ये तीनों। तो पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अपन अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।